अब आ जाते हैं सेल इंजरी की तरफ। यानी सेल इंजरी के हमने पहले अडाप्टेशन देखी, स्ट्रेस जब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो अगर यानी ज़्यादा सवेर हो जाए तो जो हमारे स्टिमुलस है या स्ट्रेस है तो हम उसे सेल इंजरी कहते हैं। इफ़ द लिमिट्स ऑफ अडाप्टिव कैपेबिलिटी आर एक्सीडेड सेल इंजरी विल अकर। अब इसके हम देखते हैं एटियोलॉजी क्या है, कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। इसमें यानी हम तकरीबन 10 लिस्ट यानी 1 by 1 अब हिपोक्सिया, इस्कीमिया, इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल, कंजेंशियल डिसऑर्डर, केमिकल इंजरी, फिजिकल इंजरी, ये यानी सारे चैप्टर आगे 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं। पहले ये लास्ट दो जो है ना एडियोपैथिक ये होता है यानी जो हमारा डॉक्टर है या ये यानी जैसे हम डॉक्टर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर वो आप किसी को ट्रीटमेंट देते हैं उस दौरान आपको मिस्टेक हो जाते हो, उससे जो इंजरी काज होते हैं उसे एडियोपैथिक कहते हैं। और एट्रोजेनिक क्या है, ये हमारे उस ट्रीटमेंट की वजह से ने वो जो हम मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं उसकी वजह से जो है ना कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो हम उसे एट्रोजेनिक कहते हैं सेल इंजरी। पहले हिपोक्सिया के हेपो वर्ल्ड जो है ये हमारे हेपो कहते हैं लो और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अगर लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन इसे हम कहते हैं हिपोक्सिया। मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंजरी जो भी है ना यही, इसके सबसे कॉमन जितनी भी इंजरी है उसमें अक्सर पहला यानी मेन ये होता है हिपोक्सिया। इसकी वजह आगे एस्कीमिया भी हो सकती है और यानी एस्कीमिया के अंदर ये हिपोक्सिया हो सकता है। हिपोक्सिया के लिए लाजमी नहीं है कि एस्कीमिया हो, लेकिन अगर एस्कीमिया है यानी ब्लड अब्रप्शन है तो उसमें ये हिपोक्सिया आएगा। और एक और टर्म हिपोक्सीमिया, इससे हम कंफ्यूज करते हैं। हिपोक्सिया जो है ये है ब्लड की सप्लाई में यानी रिडक्शन, लेकिन वो क्या है इसके प्रेशर में, ब्लड प्रेशर में पार्शियल प्रेशर अगर वो कम हो जाए तो हम उसे हिपोक्सीमिया कहते हैं। लेकिन अगर हिपोक्सिया है तो ये लाजिम नहीं है उसके पास हिपोक्सीमिया भी हो यानी उसके ब्लड प्रेशर में इशू हो, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर का इशू है तो उससे हिपोक्सिया लाजमी है यानी उसमें ब्लड की ऑक्सीजन की जो है सप्लाई वो रिडक्शन लाजमी होती है। मेजर काज हिपोक्सिया क्या है, पहले इस्कीमिया यानी एब्रप्शन इन ब्लड सप्लाई, यानी अगर कहीं कट आ जाता है यानी ब्लड हमारा ये बिलफर्स आपके हाथ की तरफ कहीं कट आ गया, वहाँ से वो जो कट है यानी आप वहाँ से अगर फिंगर लेवल पे हुए तो आपके टिप तक ब्लड नहीं जा रहा तो ये जो है ब्लड यानी अब्रप्ट हो गया, उसके यानी सप्लाई रुक गई। आगे क्या होगा, हिपोक्सिया यानी ब्लड की कम दूसरी क्या कहते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। लेकिन इस्कीमिया की वजह से जो है ना सब यानी ना न्यूट्रिएंट्स पहुँचेंगे ब्लड के ज़रिए, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, विटामिन मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं, यानी जो हम चीज़ें हम सेल की खुराक मिलती है वो हमें ब्लड के ज़रिए मिलते हैं। जब ये कट आ गया तो ये अब कोई चीज़ भी नहीं जा रही तो ऑक्सीजन भी उसमें नहीं जाएगी, यानी इस्कीमिया के अंदर हिपोक्सिया भी आ जाती है। इसकी वजह कार्डियोपल्मोनरी यानी दिल और जो हमारे पल्मोनरी यानी लंग्स का रिलेशन है उसमें अगर कोई इशू आ रहा है या फिर हमें अनीमिया हो गई यानी हमारे ब्लड में ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है तो इसकी वजह से हिपोक्सिया हो सकता है। फिर जाते हैं इन्फेक्शन में हमारे पास वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंजाई ये भी काज करते हैं। इनका मैकेनिज्म क्या होता है, ये डिटेक्ट करते हैं इन्फेक्टेड सेल को और फिर अपने प्रोड्यूस करते हैं उधर टॉक्सिन जो फिर क्या है होस्ट के लिए इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स या उसके लिए इंजरी यानी उसे टॉक्सिटी यानी जहर की बात है मसाइल पैदा करती है। इनके जो टॉक्सिन उधर यानी वायरस के, बैक्टीरिया के, पैरासाइट के, फंजाई, ये इन्फेक्शियस हमारे यानी एक काज है सेल इंजरी का। फिर आ जाते हैं इम्यूनोलॉजिकल यानी हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी खुद ब खुद इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे अगर इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है तो वो ये हाइपर सेंसिटिव
यानी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा उसको सेंस करना, उसका यानी रिएक्शन ज़्यादा देना, वो भी हमारा सेल इंजरी की तरफ ऑटो इम्यून उसके यानी अंदर गया, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से वो काज हो सकते हैं, यानी वो किलिंग हो या किसी और वजह से, यानी सेल बजाय के यानी बाहर वाले चीज़ को मारने के वो अपने सेल को किलिंग करके इम्यूनोलॉजी कर ले। अब एजिंग की वजह से भी हमारे लॉस होते हैं फंक्शन में ऐसा ऐसा, ये भी यानी हमारे उसके वजह कंजेंशियल क्या है कि हमारे इन पर एरर्स हैं जो हमारे यानी पैदा होते ही इश्यूज होते हैं, यानी एंजाइम डिफेक्ट लीडिंग द एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट और एंजाइम डिफेक्ट लीडिंग टू डिफिशियंसी ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट, genetic defects in structural protein, cytogenetic disorder, congenital malformation caused by abnormal development। यानी congenital वो जो हमारे malformation यानी वो organs जो है हमारे sexual उनकी यानी abnormal development ये congenital disorder में आता है। केमिकल इंजरी, इसमें हमारे ड्रग आ जाते हैं, पॉइजन्स आ जाएँ, स्पेशली साइनाइड्स हैं, आर्सेनिक एसिड है, मर्करी है ना, ये बहुत ही यानी पॉइजन हमारे ये अक्सर ये जो फर्टिलाइज़र वगैरह में यूज़ करते हैं या फसलों क्रॉप्स में ये स्प्रे वगैरह, इसमें ये चीज़ें होती है। फिर पोल्यूशन है, ऑक्यूपेशन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड या एस्बेस्टोस, इनके एक्सपोज करें तो ये भी हमारे यानी केमिकल इंजरी में आता है। सोशल लाइफ स्टाइल जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग वगैरह या ड्रग एब्यूज़ है ना, ये केमिकल। और इसी तरह वो चीज़ें भी जैसे हम जो चीज़ नॉर्मल ले लें जैसे ऑक्सीजन है या दूसरी चीज़ें जो हम इनटेक कर रहे हैं, अगर उनको भी ज़्यादा लिया जाए वो भी हमारे लिए डिजीज़ काज कर सकते हैं, वो हमारे इंजरी काज कर सकती है। फिजिकल फॉर्म ऑफ इंजरी क्या है, उसमें हमारे पास ट्रॉमा है सबसे मोस्ट कॉमन, और फिर हमारे पास बर्ज आ जाता है, रेडिएशंस है, फ्रोस्ट बाइट ये होता है यानी फ्रीज हो जाना हमारे यानी किसी ऑर्गन्स का कूलिंग की वजह से ना, ये हमारी ये भी इंजरी यानी है। फिर लास्ट में आ जाता है प्रेशर चेंजेस, न्यूट्रिशनल और विटामिन इम्बैलेंस यानी मेल न्यूट्रिशन इसमें आ जाता है, और या फिर ओबेसिटी जिसमें हम यानी हमारे कैलोरीज बढ़ जाती हैं, या एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें हमारे क्या होता है आर्टरीज के अंदर कोई क्लॉट बन जाता है यानी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ये हमारा ये भी सेल इंजरी है। ये विटामिन की कुछ ये लिस्ट दी हुई है, यानी कौन सी विटामिन ए है तो नाइट ब्लाइंडनेस, इम्यून डिफिशियंसी, इनकी कमी की वजह ये प्रॉब्लम आते हैं। ये पूरी लिस्ट से आप इसे रीड कर लीजिएगा खुद। ऑक्सीजन डेरिवेशन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल इंजरी कैन अकर ड्यू टू इस्कीमिया, एनीमिया, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, हमने पहले देख चुके हैं। अब इसके अब इंजरी का टारगेट क्या होता है। अब मिलफर सामने इस्कीमिया हो गया यानी हमारे ब्लड में ऑपरेशन, इसके हम इश्यूज़ क्या आते हैं, इनका पहला टारगेट क्या होता है। पहला टारगेट इनका होता है मिटोकॉन्ड्रिया, जिसमें हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहे थे, अपॉप्टोटिक सिग्नल भी उसी में से मिलते हैं। तो ये जो है ना इस इंजरी में ये इसको इफेक्ट करेगा मिटोकॉन्ड्रिया को, और फिर इंटेग्रिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑन विच एनी काइंड ऑफ ऑस्मोटिक होमोसिटी ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेल डिपेंड्स, यानी उसकी इंटेग्रिटी को यानी सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है उसको डिस्टर्ब हो, जिसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी प्रॉब्लम आ सकता है। और इससे फिर आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, जैसे क्या है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, राइबोसोम्स, उसको इफेक्ट करता है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है। इसे साइटोस्केलेटन है हमारे पास, ये इसके यानी इंजरी के जो टारगेट है ना सेल इंजरी के। फिर हमारे पास जेनेटिक अपरेटस, इन्हें अगर ज़्यादा हो तो हमारे वो जो इरिवर्सिबल केस में ज़्यादा होता है, या प्रोसेस जिसमें हमारे पास डीएनए में भी वो टारगेट कितना किया जाता है।
अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, पहले क्या होता है एटीपी हमारे पास डिक्रीज होता है, जनरेशन कैसे डिक्रीज होती है, क्यों होती है? आपने इंटर में आपने ये पढ़ा होगा कि यानी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एक एरोबिक होती है रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक होती है। एरोबिक में यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में और दूसरी ऑक्सीजन की एब्सेंस में एटीपी की प्रोडक्शन। जब ऑक्सीजन या इस्कीमिया हो गया है तो हाइपोक्सिया है यानी ऑक्सीजन की कमी है, तो एरोबिक तो अब नहीं हो रही, एटीपी कम हो गई है ना। इस तरह फिर वो एनारोबिक की तरफ जाता है। एनारोबिक वैसे इतना ख़तरनाक है, लेकिन जो हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन हो गया, हमारे मसल्स हैं, ये जो एटीपी लेते हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए जो है ना, इनका ये पाथवे इनको प्रेफर करता है, इसलिए ये प्रॉब्लम इधर ज़्यादा इनको इफ़ेक्ट करती है। लॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, उसकी यानी परमेबिलिटी की यानी उसकी साख्त की वो जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। डिफेक्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, साइटोस्केलेटल डैमेज, डीएनए डैमेज, ये हमारे पास जो चेंज आ जाते हैं, पहले भी इसको हम रिव्यू कर चुके हैं। अब देखो पहले एटीपी डिप्लीशन हुई, इससे माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज है। वो कैसे हुआ? क्योंकि हमारे बॉडी जो फंक्शन करे उसको एनर्जी तो एटीपी के ज़रिए मिल रही है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगरचे प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन उससे भी एटीपी की डिप्लीशन की वजह से इश्यूज आते हैं। एटीपी डिप्लीशन की वजह से एक तो वो आगे आते हैं, मैं डिटेल में तो डायग्राम से आपको समझाऊंगा। मेम्ब्रेन डैमेज होती है, फिर आयन कंसंट्रेशन पंप जो है वो मसला करते हैं। फिर कैल्शियम जो है, कैल्शियम वो हमारे पास जो अंदर हमारे पास एंजाइम मौजूद हैं, प्रोटीएजेज, फॉस्फोलिपेजेज या एंडोन्यूक्लियेजेज, ये इनको आके कैल्शियम एक्टिवेट कर देती है। जब हमारे यानी मेम्ब्रेन के पंप ख़राब होते हैं, कैल्शियम अंदर ज़्यादा आ जाती है, ये उसको एक्टिवेट, जिसकी वजह से प्रोटीन की लाइसेज ज़्यादा हो जाती है। फॉस्फोलिपेजेज ये क्या फॉस्फोलिपिड को ज़्यादा डाइजेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब फॉस्फोलिपिड हमारे मेम्ब्रेन में भी है, इन मेम्ब्रेन को भी ये डैमेज करते हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम होता है, इससे प्रोटियोलाइसिस ऑफ साइटोस्केलेटन, उसके यानी साइटोस्केलेटन के बाद जो प्रोटीन है उसकी लिए से डीअटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। डीअटैचमेंट कहाँ से? यानी वो हमारे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ बाउंड होता है ना राइबोसोम, वो वहाँ से डीअटैचमेंट होती है। इनकरेज ROS है ना, ये हमारे ROS प्रोडक्शन इसको ज़्यादा करते हैं। ये रिएक्टिव है ना ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है ये आगे ये भी आती है, इनका भी हम डिस्कस करेंगे। ये खूबसूरत सी एक यानी मेम्स भी है, लेकिन यहाँ उसमें सारा यही है। इन्हें एपॉक्सी हुआ, फिर से उधर से डिप्लीशन से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये फिर इन्फ्लक्स ऑफ इंटरसेलुलर कैल्शियम बढ़ गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया, जिससे डिफेक्ट इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बढ़ गई, इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ हमारा केस चला गया। अब इधर देखिए ये भी एक डायग्राम के एक्सप्लेनेशन है आपके पास। अब ये देखें डायग्राम में इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब इंजरियस एजेंट आया उसने ये, अब हमारे मेम्ब्रेन के इसमें जो पंप हैं सोडियम पोटाशियम के या कैल्शियम के वो डिस्टर्ब में, जिसकी वजह से हमारे कैल्शियम इन्फ्लक्स ज़्यादा हो जाती है। ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, उधर उसकी स्वेलिंग होती है, वहाँ से फिर वो सेल लॉक होके फिर कैल्शियम बाहर ज़्यादा निकलती है। ये इधर आके कैल्शियम क्या करती है, ये हमारे पास जितने एंजाइम इनको रिएक्शन को तेज स्पीड अप करते हैं, जैसे ये प्रोटीएजेज हैं, एंडोन्यूक्लियेजेज हैं, फॉस्फोलिपेजेज हैं, एटीपी, इनको आगे एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे मज़ीद प्रॉब्लम है। एटीपीएज हैं तो वो एटीपी को ज़्यादा डिक्रीज़ कर देंगे। फॉस्फोलिपिड हमारे मेम्ब्रेन में भी है, वो उसको भी डैमेज करेंगे। प्रोटीएजेज हैं वो प्रोटीन को, और एंडोन्यूक्लियर हमारे न्यूक्लियर के क्रोमोसोम मटेरियल को। यानी कैल्शियम आया वो इधर माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, उधर उसकी स्वेलिंग की, वहाँ से आया, फिर उसने ये जितने मौजूद हैं ये हमारे पास एंजाइम है ना,
ये इनसे बाउंड करके इनके एक्शन को स्टार्ट करा देता है, जिसकी वजह से मज़ीद हमारे यानी इंजीरियर प्रॉब्लम आते हैं। यही चीज़ पीछे मैं ले चलता हूँ। ये चीज़ एटीपी कम प्रोडक्शन हो रही है, एंट्री ऑफ कैल्शियम आया, फिर उसने मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट किए हम। ये वही डायग्राम जो अभी देखिए उसके उसी के हवाले से सारा को रिलेटेड है। उसकी वजह के एक तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हो रही होती है मिटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होती तो उसकी वजह से एटीपी की डिप्लीशन होती है, हमारे पास डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस भी हो जाता है क्योंकि राइबोसोम डिटैच हो जाती हैं, और हमारे पास एक और पाथवे स्टार्ट हो जाता है ग्लाइकोलाइटिक, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम ग्लूकोज को ड्राइव करते हैं फ्रॉम बॉडी फ्लूइड और फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन। नहीं, या तो हम ग्लाइकोजन को ब्रेक करेंगे या हम बॉडी फ्लूइड के जरिए ग्लूकोज लेते हैं, और इस तरह हम एटीपी की आगे प्रोडक्शन करते हैं। अब जब एनारोबिक का इशू ये है कि उधर एटीपी तो बनता है, साथ साथ उसके क्या है लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। अभी इसको पहले तो इसको एक्टिवेट कौन करते हैं, ये फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है और फास्फोराइलेज एक्टिविटी, ये जो है ना एनारोबिक को स्टार्ट करते हैं। इसके रिजल्ट में क्या है, लैक्टिक एसिड और रिड्यूस द इंट्रासेलुलर पीएच। लैक्टिक जेनिक एसिड जितना बनेगा तो हमारी पीएच उतनी लो होती जाएगी, एसिडिटी, क्योंकि पीएच जितनी लो होती है उतना एसिडिक ज़्यादा होती जाती है चीज़ें। फिर ये क्या डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन पंप्स, हमारे पास जो सोडियम पोटेशियम पंप हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। उसका नतीजे क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम आउट 2 पोटेशियम अंदर, लेकिन अब वो डिस्टर्ब है तो क्या होगा, जब सोडियम पोटेशियम यानी अब सोडियम अंदर रह जाएगी तो फिर पोटाशियम अपने बहर वैसे, फिर क्या सोडियम अंदर रहेगी तो इससे हमारी सेल स्वेलिंग होती है। सेल स्वेलिंग किस तरह होती है, यानी ऑस्मोटिक, यानी एक आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। वाटर ने देखा कि यानी हम वाटर कहाँ से आता है, वाटर उस एरिया से आता है यानी जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन या आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उस तरह वाटर मूव करता है, यानी लो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस वाटर की मूवमेंट होती है। और मेम्ब्रेन पहले से डैमेज है जिसकी वजह से वो वाटर हमारा यानी बॉडी में आ जाता है ना, वो जो है ना बॉडी अराउंड सेल के अंदर आ जाता है, जिसमें हमारे सेल की स्वेलिंग हो जाती है। एंड डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी हमारा डायलेट हो जाते हैं, यानी ईआर जो है। फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप, वो सोडियम पोटेशियम पंप ख़राब है तो ये भी हमारे पास, इनको भी यही इशू है। इन हमारे पंप जो है ना इंजरी के बाद ये पंप अक्सर इनका यानी इशूज आ जाता है। एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन द सेल एंड पर्टिकुलरली इन द मिटोकॉन्ड्रिया causing its swelling, deposition of phospholipid amorphous rich density। और ये मिटोकॉन्ड्रिया के यानी उसको स्वेल कैसे करते हैं, उसके अंदर फास्फोलिपिड जो हमारे पास उसके अमॉर्फस रिच डेंसिटी यानी एक नई बॉडीज होती हैं उसको वो यानी फूलती जाती हैं, जिसकी वजह से मिटोकॉन्ड्रिया स्वेल अप होता जाता है, उसकी मेम्ब्रेन फूलती जाती है। ये किसके, ये कैल्शियम के यानी इन्फ्लक्स की वजह से हुआ है। रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, अगर ज़्यादा देर तक एटीपी की डिप्लीशन रही तो फिर क्या है, मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्गी एपिथेलियम, वो भी सेल यानी जितने हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है उनमें स्वेलिंग का यानी शुरू हो जाती है जब यानी सेल इंजरी के बाद। और फिर इसके जो है राइबोसोम डिटैच हो जाता है यानी उससे साइड पे हो जाता है, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक एंड देयर फंक्शन इज इनएक्टिव, जिसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती। सिंपल। अब देखें ये पूरी डायग्राम की हमारे पास इस्कीमिया हुआ जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन हमारे पास कम हो गई, उसकी वजह से क्या होगा, एटीपी हमारे पास कम होगा। एटीपी कम होगा तो वो क्या
ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा देगा ताकि हम एटीपी प्रोडक्शन करें, लेकिन उससे क्या ग्लाइकोजन भी कम हो जाएगा और पीएच कम हो, पीएच कम होने की वजह से हमारे पास क्या है, यानी एसिडिक मीडियम आ गए। एसिडिक में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर का जो मटेरियल है वो क्लम्पिंग हो जाती है, उसकी यानी क्लम्प बनना शुरू हो जाते हैं, ये यानी पीएच लो की वजह से हो रहा है। दूसरे क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, डीअटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, जो प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो गई, लिपिड डिपोजिशन वो हो गई, एटीपी सोडियम पोटेशियम डिस्टर्ब, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम बढ़ गया, H2 भी बढ़ गया, लेकिन और सोडियम भी अंदर रह जाएगा, और इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम, हालांकि पोटाशियम को अंदर आना था, सोडियम को बाहर जाना था, लेकिन क्योंकि काम नहीं कर रहे वो सोडियम पोटाशियम पंप, लिहाजा वो अपनी मर्जी से ही जाएंगे, जिसके लिए हमारा सेल स्वेल होता है, लॉस ऑफ मैक्रोविलाई ब्लड एंड ईयर स्वेलिंग। मैक्रोविलाई क्या है, ये हमारे ईयर के अंदर होमोजेनाइज्ड मिक्सचर में जो है ना, जब हम उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो फ्रेगमेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो हमारे मैक्रोविलाई के यानी स्मॉल जो मॉलिक्यूल यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो ईयर के आते हैं उसे मैक्रोविलाई कहते हैं। ये डायग्राम मैं अब पहले दिखा चुका हूँ भाई। अब जानते हैं ROS। ROS अक्सर ROS ज़्यादा डिस्कस हो रहा था, लेकिन किसी को इसका यानी खास यानी समझ नहीं थे, बस वो RS समझे। RS क्या है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है ना। इसमें जो है ना ये ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन इनमें ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नॉन स्पेसिफिक है, ये नहीं कि एक ख़ास चीज़ के साथ बाइंड करेंगे, ये रिएक्टिव है, किसी के साथ बाइंडिंग करते हैं। फिर ये सेल्फ प्रोपगेटिंग भी है, यानी अपनी प्रोडक्शन खुद ही बढ़ाते हैं। रेफर टू एज ए फ्री रेडिकल यूजुअली डैमेजिंग, ये इसके यानी इश्यूज़ हैं। इसका मेजर जो हमारे पास लिस्ट आती है, एक तो हम सुपर ऑक्साइड, और दूसरा ये जो लास्ट वन है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारे पास ज़्यादा इनको यानी ROS में इसके ज़्यादा इश्यूज आते हैं। और ये भी हमारे पास H2O2 है, ये भी हमारा यानी ऑक्सीजन की ये सारे स्पीशीज़ हैं जो रिएक्टिव है, और हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, ये भी हाईली रिएक्टिव है। अच्छा एक चीज़ देखें, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल का इशू ये इसके यानी पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो है किसी के साथ भी बाउंड करता है, उसके यानी फंक्शन को डिस्टर्ब कर उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। दूसरा ये कि ये जिसके साथ बनेगा तो वहाँ से एक और रेडिकल बनेगा, फिर वहाँ से वो किसी और के साथ बाउंड करेगा, वहाँ से कोई और एक रेडिकल बनेगा। इसी तरह जो है ना ये रेडिकल, ये नहीं कि एक साथ बाउंड करके ख़त्म, ये उसकी प्रोडक्शन सेल्फ प्रोपगेट भी हो रहे होते हैं साथ साथ। सोर्सेज ऑफ ROS कौन से हैं, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट है या आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उसकी वजह से हमारे पास क्या ये रेडिकल बन गए हमारी बॉडी में। मेट्रोकांड्रियम में भी हमारे पास, मेट्रोकांड्रियम में कैसे, अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन हुई है इसकी वजह से वो हमारे पास ऑक्सीजन फ्री एटम मौजूद है एटॉमिक फॉर्म में या सुपर ऑक्साइड फॉर्म में, तो ये भी हमारे पास ROS का सोर्स हो गई। एंजाइम है P450XO NADPH ऑक्सीडेज, यानी इनके फंक्शन अगर प्रॉपर हो रहे हैं तो ठीक, लेकिन अगर इनके डिस्टर्ब हो गए इनके फंक्शन, तो ये हमारे पास हमें ROS की यानी बेहतरीन सोर्स के तौर पर निकल आते हैं। रिड्यूस मेटल यानी Fe है, कैल्शियम है, ये इसके यानी ऑक्सीजन के साथ बाउंड करती है, तो ये तो खुद तो ऑक्सीजन एक एटम के साथ बाउंड करते हैं, जो अदर दूसरा हमेशा O2 की फॉर्म में होती है ना ऑक्सीजन, एक के साथ ये बाउंड कर जाएगी मेटल, दूसरे हमारे पास वो फ्री फॉर्म में चली जाएगी, वो हमारे रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगी, वो फिर रिएक्टिव है। ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन, ये सेल्फ प्रोपगेटिंग का मैकेनिज्म समझाया गया। ये ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद ये सुपर ऑक्साइड बना, फिर ये SOD की मदद से ये फिर H2O बन गया, फिर OH नेगेटिव, और लास्ट पे हमारे पास H2O से OH भी बनता है। ये इन 4 इलेक्ट्रॉन का जो साइकिल है वो ये है।
ये रॉबिन्स में दिया हुआ है, आप इसको मज़ीद उधर देख लीजिएगा, इसकी खास स्पेशल क्लास भी नहीं है इधर। ये स्कीमे की वजह से आपको डायग्राम दिखेगी, स्कीमे O2 है या O2 की, फिर ये यहाँ से जब सेल इंजरी की कंडीशन में क्या होगा, O2 H2O OH नेगेटिव, ये हमारे पास ROS के इन स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टिव जो है वो बन रही है। इसका टारगेट मेम्ब्रेन्स हैं, प्रोटीन्स हैं और DNA, सेलुलर डिफेंसेस अगेंस्ट ROS। इसीलिए ये आपने अक्सर देखा, कहते हैं विटामिन A लो, C हो, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये इन ROS के साथ जो है ना इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये फ्री रेडिकल जो है ना। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास वैसे दो तरह के होते हैं, एक इंजाइमेटिक होते हैं और एक नॉन इंजाइमेटिक। जो इंजाइमेटिक है उसमें सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज आ जाती है, SOD, जो पीछे हमने डायग्राम में देखा, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, ये हमारे पास इंजाइमेटिक। और नॉन इंजाइमेटिक में क्या है, विटामिन A C या ग्लूटाथायोन मीटल बाइंडिंग प्रोटीन जैसे ट्रांसफरेन है या सेरुलोप्लाज्मिन है, और इसी तरह NV में लिपिड और वाटर सल्फर स्पीशीज, ये हमारे पास क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, जो इनको यानी न्यूट्रलाइज कर देती हैं, इनको यानी ख़त्म कर देती हैं। प्री परफ्यूजन इंजरी, प्री परफ्यूजन इंजरी ये कि ब्लड हमने एक बार जहाँ से यानी ब्लड की सप्लाई रुक गई, हमने वहाँ दोबारा ब्लड की सप्लाई दी, तो वहाँ हमारे पास एक तो ये है कि नॉर्मल फंक्शन शुरू हो जाए, यानी ब्लड पहले रुका हुआ था फिर वही आगे प्रोसेस। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि खसूस ये हमारे इनर जैसे कार्डियक वगैरह या सर्जरी के कंडीशन में ये ज़्यादा आता है ये रिज़ल्ट रिपरफ्यूजन का। इसमें क्या होता है, हमारे यानी पहले रिवर्सिबल थी, लेकिन इसकी वजह से जब हमने ब्लड सप्लाई दी उसकी वजह से वो जो है ना इरिवर्सिबल की कंडीशन में चला जाता है, यानी सेल इंजरी मज़ीद काज करता है। ये रिपरफ्यूजन इंजरी यानी हम ब्लड सप्लाई ऑन करने की वजह से हमारे पास जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो जो है इस पर आते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो जिसे आप कॉमन ज़बान में क्या कहते हैं, हार्ट अटैक। सेरिब्रल इन्फेक्शन है, इसकी अब वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है, यानी हमने ब्लड सप्लाई ऑन की तो ऐसा क्यों होता है। एक तो कैल्शियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज है, इंक्रीज नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स। इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्या है, वो फिर एक तो पहले इन्फ्लेमेशन ख़त्म कर रहे हैं, फिर वो क्या कभी कभी क्या है फ्री रेडिकल क्रिएट करना, यानी ROS क्रिएट कर देते हैं, है ना। ये इंक्रीज नंबर ऑफ फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म नॉट वर्किंग, जिसकी वजह से ये क्या है हमारे पास इंजरी ज़्यादा होती है, यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है ना वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ज़्यादा इश्यूज आते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, इनकम्प्लीट ऑक्सीजन रिडक्शन हुई तो उससे ज़ाहिर सी बात है ऑक्सीजन यानी पूरी तरह यूज़ नहीं हुई, पार्शल उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इस तरह हमारे पास फिर भी ये ROS की आ जाती हैं। ये देखें, ये अस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी है कि डायग्राम ATP ADP में, फिर AMP में एडिनोसिन हाइपोजेंथिन जो है ये, अब जब ऑक्सीजन नहीं है तो ये कोई रिएक्शन नहीं देती, यानी अभी ये नॉर्मल है। अब जैसे ऑक्सीजन आई है ना, ऑक्सीजन के ये उसके साथ बाउंड करेगी, कब, जब उधर कैल्शियम भी मिकदार है, कैल्शियम क्या करेगी, वो प्रोटीएज एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ बाउंड हो जाते हैं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, और साथ क्या होता है सुपर ऑक्साइड बन जाता है। एक ऑक्सीजन तो इसके साथ बाउंड हो गई ज़ैंथिन के साथ, लेकिन दूसरा साथ क्या हो गया सुपर ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन बन गया, वो फ्री रेडिकल बन गया, वो फिर वही यानी फ्री रेडिकल आपको पता है फिर प्रॉब्लम करते हैं हमारी बॉडी में। ये वही फिर डायग्राम दिखेगी, एक्सो के साथ बाउंड हुई, फिर ये क्या यूरिक एसिड H2O इन फ्री रेडिकल, ये अब आगे मेटल है, ये उसको उसके साथ बाइंड करके OH बना रहा है,
रीपरफ्यूजन इंजरी का ये यानी आपको स्कीम दिखाई गई है। ये वही चीज़ पीछे जो हम डिस्कस किया अभी। ये कैल्शियम की यानी ये दिखा रहे हैं कि कैल्शियम हमारे पास आ रही है इनसाइड, इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लिपिड पर ऑक्सीडेशन, एटीपी की प्रोडक्शन कम हुई। ये हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव है। फिर ये साइटोक्रोम सी आ रहा है। साइटोक्रोम सी क्या है, सेकेंडरी अपोप्टोटिक बॉडी इसे कहते हैं हम। मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यानी ये उस मिटोकॉन्ड्रिया की हालत दिखा रहे हैं, उसकी कंडीशन क्या है। ये ऑक्सीजन की कमी, एटीपी की कमी, साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ गई, उसकी वजह से फास्फोलिपिड एक्टिवेट हो गए, प्रोटीज एक्टिवेट हो गए। उसने जाकर इसने लिपिड को डैमेज किया, उसने सेल की सेलिंग कर दी, ये फास्फोलिपिड लॉस हो गया। यानी हम पहले इसको मैंशन हुई इसलिए किसी चीज़ में डीप नहीं रही, क्योंकि आपको पहले ये मैं डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिर्फ ये डायग्राम में बार बार आ रहे हैं ताकि वो आपके एक जहन में एक नक्शा बन जाए। सेल इंजरी, अब हम देखेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरीज। रिवर्स यानी एक हमारे पास रिवर्सिबल होती है, एक इरिवर्सिबल इंजरी है। रिवर्सिबल यानी मिल्ड, जब स्टिमुलस हो या स्ट्रेस हो तो वो हमारे पास वापस जो आता है हम उसे कहते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। उसमें क्या होता है, एक तो डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी, इंटरसेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, जिसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर क्लम्पिंग होती है। क्यों? पीएच जो है ना वो लो हो रही है, इसकी वजह से न्यूक्लियर क्लम्प होगा। डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप्स और रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियस वो जो कैल्शियम ने आया बाउंड किया एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट किया। अब ये एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, है ना, ये 3 तरीके में हमारे साथ यानी डैमेज करते हैं। ये वैसे तो इरिवर्सिबल में, लेकिन आपको देखें ये किस तरह। एक होता है पेकोनोसिस, इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन एंड क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस विच बिकम डार्क बेजल। इसमें हमें जो है ना हमारे पास फेड हो जाता है। ये देखें, यानी हमारे पास न्यूक्लियर श्रिंक हो गया, ये पेकोनोसिस का केस है। फिर आगे आ जाते हैं, यानी ये क्या है, एक तो श्रिंक हो गया, आगे कैरियोरॉक्सिस जो है ना, न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स इसमें बन जाते हैं, ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंट। और फिर ये क्या है, कैरियोलाइसिस, जिसमें हमारे पास यानी फेड यानी हल्का पड़ जाना किसी चीज़ का। रेजोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस डिजॉल्व हो रहा है। डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी, इसकी वजह क्या है, एस्कीमिया और हेपोक्सिया। एस्कीमिया एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज ग्लूकोज एवेलेबल बोथ आर compromised, resulting in more severe and faster effect of cell injury. It also causes accumulation of metabolic waste product in the cell. In hypoxia from other sources, RBC disorder, heart disease, lung disease, anaerobic glycolytic ATP generation continues, the cell injury is less severe. इसमें यानी एटीपी के हमारे पास जो है ना प्रोडक्शन कम हो रही है, उसकी वजह क्या है, यही है, एस्कीमिया और हाइपोक्सिया। इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस, ये कैसे, ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई टू सेल, मिटोकॉन्ड्रिया फेल फास्ट, मिटोकॉन्ड्रिया हमारे पास फेल हो गया, उसके बाद क्या हो गया, एनारोबिक स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से हमारे पास लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड के पीएच हमारी लो हुई, यानी एसिडोसिस हो गई, यानी एसिडिक बन गई, जिसकी वजह से हमारे न्यूक्लियर की क्लम्पिंग हो जाती है। फिर डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप, ये कैसे, लैक ऑफ एटीपी, आपको पता है जो सोडियम पोटेशियम पंप है, एटीपी काम करते हैं, जब एटीपी नहीं होगा तो वो काम नहीं करेंगे। इट रिजल्ट इन डैमेज मेम्ब्रेन पंप ऑपरेटिंग फॉर रेगुलेटिंग ऑफ सोडियम कैल्शियम, लोअर एटीपी। अब क्या, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें क्या होता है, फिर यानी सोडियम आउट नहीं जा सकता, और पोटाशियम जिसे डिफ्यूज जिन्हें अंदर आना था और सोडियम बाहर जाना था, सोडियम पोटाशियम पंप ना करने की वजह से ये भी नहीं हो रहा, जिसके
load ATP in the cell interfere with this membrane regulated process. This result in intracellular accumulation of sodium and diffusion of potassium out of the cell. यानी सोडियम हमारे अंदर ज़्यादा होती जाएगी और पोटाशियम हमारे बाहर ज़्यादा हो जाएगी. जब हमारे पास यानी सोडियम अंदर ज़्यादा है यानी एंज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मोसिस हो गया. ऑस्मोसिस कैसे यानी वाटर बाहर यानी लो कंसंट्रेशन है अंदर ज़्यादा है तो लो से हाई कंसंट्रेशन यानी सल्यूट की हाई कंसंट्रेशन यानी वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ आता है लेकिन सल्यूट की क्या है लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है यानी सोडियम की तरफ, क्योंकि अंदर वाटर कम है इसलिए वो उस इसकी वजह डिफ्यूजन भी अब आसान होगी क्योंकि मेम्ब्रेन अब डिस्टर्ब है पहले से भी. फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप मेम्ब्रेन डैमेज का डिस्टर्बेंस एक्सचेंज, इसकी वजह से एक्सेस हो जाती है कैल्शियम की. कैल्शियम वो क्या करती है का स्वेलिंग करती है, डिपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड रिच एमॉर्फस डेंसिटीज. ये मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनकी डिपोजिशन नई यानी बॉडीज बनाना शुरू कर देती है. ये आगे क्या माइक्रोविले को डैमेज करती है. रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस क्यों कम हो गए? क्योंकि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus स्वेलअप है, राइबोसोम डिटैच है जिन्होंने बनाना है यानी हमारे प्रोटीन सिंथेसिस की जो फैक्ट्री है जिसकी वजह से हमारा वो यानी प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री अब वो काम नहीं कर रहे तो लिहाजा हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो गई. ये हमारे पास यानी रिवर्सिबल का यानी जो 4 स्टेप है ये वही है उसको यानी ये पहले कंसेप्ट तकरीबन ये पहले हो चुका है लेकिन वो फिर उसको यानी रिवर्सिबल की साइड में एक बार दोबारा डिस्कस करना था वो हमने कर ली. अब आगे जो है ना इरिवर्सिबल सेल इंजरी स्टार्ट होती है यहाँ से.